नमस्कार। हिंदी कहानी की विकास यात्रा को पढ़ते हैं। हिंदी कहानी गद्य विधाओं में सबसे बाद में आई है। गद्य विधाएं 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गई थी, परंतु हिंदी कहानी 20वीं शताब्दी में शुरू हुई। लगभग 100 सालों बाद आई हुई ये कहानी विधा आते ही बहुत लोकप्रिय हो गई। हिंदी कहानी आई बहुत देर से, पर छाने में उसने देर नहीं की। हिंदी कहानी में पहली कहानी कौन सी है, इस पर भी विद्वान अलग अलग मत रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को पहली कहानी बताते हैं, परंतु पहली कहानी के दौड़ में बहुत सी कहानियाँ और भी हैं, जैसे इंशाअल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी, शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अद्भुत अपूर्व स्वप्न, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी 11 वर्ष का समय, बंग महिला द्वारा ढुलाई वाली, जयशंकर प्रसाद कृत ग्राम, मास्टर भगवान दास कृत प्लेग की चुड़ैल आदि कहानियाँ पहली कहानी के होने के दावे रखती हैं। हिंदी कहानी के विकास यात्रा को हम कई कालों में बांटते हैं और उसमें पहले काल का नाम उद्भव काल या प्रारंभिक काल हम कहते हैं, और ये समय 1900 से लेकर 1930 का समय हम निर्धारित करते हैं। इस काल के जो कहानीकार हैं उनमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद ही प्रमुख कहानीकार सामने आते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कोई कहानी संग्रह नहीं लिखी है, केवल 3 कहानियाँ लिखी हैं और 3 कहानियों के बल पर भी वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। इन 3 कहानियों में भी जो पाठक है उन्होंने तीनों कहानियाँ शायद ही पढ़ी हों। वो एक कहानी उसने कहा था कि बल पर ही बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। ये कहानी 1915 के समय लिखी गई थी और उसको भी 105 साल हो गए। 105 सालों से ये हिंदी साहित्य आकाश में बिल्कुल छाई हुई है। लहना सिंह को आधार बनाकर प्रेम और कर्तव्य को इसमें चित्रित किया गया है, और जब भी कोई पाठक इस कहानी को पढ़ता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। विश्वंभरनाथ कौशिक, जयशंकर प्रसाद, इस कहानी विकास यात्रा में 2 लोग और हैं। जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह हैं, लगभग 75 कहानियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद ने 300 के लगभग कहानियाँ लिखी है। उन्होंने कहानियों की दशा दिशा थी उसको मोड़ दिया। पहले कहानियाँ मनोरंजन प्रधान हुआ करती थी, इन्होंने समाज और समस्याओं को कहानियों का विषय बनाया। इन्होंने सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम बच्चीसी, प्रेम पूर्णिमा, इस तरह से संग्रह निकाले। प्रेम पूर्णिमा है तो 30 कहानियाँ, नवनिधि है तो 9 कहानियाँ, ऐसे छोटे छोटे संग्रह निकाले। और बाद में जब कहानियाँ ज़्यादा हो गई तो उनको मान सरोवर शीर्षक से प्रकाशित कराया। ये जो मान सरोवर है इनके संकलन 8 तक आ गए हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ शुरुआत में आदर्श को लेकर चली हैं और बाद में आदर्श और यथार्थ दोनों के मिले जुले रूप को व्यक्त करती हैं, और अंत वाली कहानियाँ जैसे पूस की रात है, कफन है, वो कहानियाँ बिल्कुल यथार्थवादी हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुदर्शन इस काल के अन्य कहानीकार हैं। दूसरे युग में 1930 से स्वतंत्रता तक के काल को लिया गया है। इसमें जो कहानियाँ लिखी हैं उन कहानियों के कई वर्ग हैं, जिसमें पहला वर्ग है मनोविश्लेषणवादी परंपरा। मनोविश्लेषणवादी परंपरा का अर्थ है कि ये मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण को आधार बनाकर लिखे गए, जिसमें जैनेन्द्र है, वातायन, स्पर्धा, फांसी, पाजेब और दूसरी कहानियाँ। मनोविश्लेषण में बाल मनोविज्ञान है, युवा मनोविज्ञान है, वृद्ध मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो घटनाओं को नहीं देखता, घटनाओं के पीछे के कारणों को चित्रित करता है। और आज का जो समय है, हम किसी व्यक्ति के कार्यों से ही उसका मूल्यांकन नहीं करते, कार्यों के पीछे जो हेतु होता है वही महत्वपूर्ण होता है। पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान से संबंधित है।
एक बुआ है, चुन्नू के घर आती है, चुन्नू के बहन के लिए पाजेब लाती है। जब वो चली जाती है तो पता लगता है कि पाजेब की जो 2 लड़ियाँ थी उनमें से एक लड़ी गायब है। चुन्नू थोड़ा शरारती किस्म का बच्चा है और हो सकता है उसने छुपा दी हो, क्योंकि बुआ चुन्नू के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई थी। बहुत डांटने और दबाव देने पर भी चुन्नू यानी बच्चा नहीं मानता है, नहीं बताता है। बाद में शक किया जाता है कि चुन्नू ने अपने पड़ोसी मित्र के साथ मिलकर कहीं पाजेब को पतंग वाले को बेच न दिया हो, क्योंकि इसके पास पतंग के पैसे नहीं थे और पतंग तो थे। जब बहुत कई दिनों तक उस पर दबाव डाला गया तो आखिर एक दिन चुन्नू ने स्वीकार कर लिया कि उसके और उसके मित्र ने पाजेब दुकानदार को दे दिए और पतंग ले लिए। इस बात पर चुन्नू का परिवार पड़ोसी परिवार से लड़ लेता है, परंतु पड़ोसी परिवार अपनी बेगुनाही के बारे में ही कहता रहता है। 6 महीने से ज़्यादा का समय हो जाता है तो बुआ फिर आती है। इस बार चुन्नू के लिए गिफ्ट लाती है और यह भी खुलासा करती है कि जाते समय जो लड़की की पाजेब थी उसकी एक लड़ी बुआ के साथ रह गई। अब परिवार को तो काटो तो खून नहीं। अब यहाँ बात उठती है कि चुन्नू ने क्यों स्वीकार कर लिया था कि पाजेब उसने ही लिए है और पतंग ले ली है। यही बाल मनोविज्ञान है कि जब हम किसी व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर ही पड़ जाते हैं कि ये काम उसी ने किया है, तो पीछा छुड़ाने के लिए भी हाँ भर सकता है। जरूरी नहीं कि वो सत्य स्वीकार कर रहा हो, दबाव में असत्य स्वीकार करके भी परेशानी से बचा जा सकता है। यही मनोविज्ञान है जो जैनेंद्र ने बताया है। इसके बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी, अगेय, इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, ये भी इसी परंपरा के कहानीकार हैं। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। मुगलों ने अंग्रेजों को सल्तनत बख्शी थी, दी थी। अंग्रेजों ने उनसे कब्जा नहीं किया था, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन मांगी थी अपने रहने के लिए। तो मुगलों ने कहा कि जितना तुम यहाँ रह सको, तुम्हारे लिए आशियाना हो सके, उतना तुम रह लो। तो उन्होंने एक तंबू लगा लिया, एक शामियाना लगा लिया। तंबू वो बहुत ही अच्छी धातु का एक पदार्थ का लेकर आए थे, प्लास्टिक का ऐसा था। अब तंबू को तो आज्ञा मुगलों ने दी थी, तो वो तंबू खींचते चले गए और वह सारी जगह तंबू के नीचे आती गई और एक दिन पूरा भारत तंबू के नीचे आ गया। तो मुगलों ने सल्तनत बख्शी थी, अंग्रेजों ने उनसे छीनी नहीं थी। एक व्यंग्य किया गया। दूसरी परंपरा में यथार्थ परक सामाजिक परंपरा है, जिसमें उपेंद्रनाथ अस्क ही प्रतिनिधि हैं। निशानियाँ, दो धारा, देशभक्त, टेबललैंड, आकाशचारी और बहुत सारी कहानियाँ सामने आपके स्क्रीन पे। प्रगतिवादी परंपरा के प्रवर्तक यशपाल है। प्रगतिवादी जो समाजवादी भी इसको कह सकते हैं, वामपंथी परंपरा भी इसको कह सकते हैं, जो यशपाल उसके प्रतिनिधि हैं। ऐतिहासिक परंपरा में वृंदावन लाल वर्मा और राहुल सांकरत्यायन 2 लोग हैं जो इतिहास से संबंधित विषयों को अपनी कहानियों में उकेरते हैं। आगे का जो काल आता है वो स्वतंत्रता के बाद का है और अब तक का है, इस काल में भी बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग धाराओं में बट करके चलती है, जिसमें व्यक्तिवाद है, यथार्थवाद है, अहम भावना है, काम चेतना है, यौनाचार है, नारी पुरुष संबंध है। ये सभी जो अलग अलग धाराएं हैं, अगर उनको एक नाम लें तो इनको आधुनिकता बोध कहेंगे। ये आधुनिकता बोध की कहानियाँ हैं। मोहन राकेश इसके प्रतिनिधि है और मोहन राकेश ने ये कहानियाँ जो संग्रह लिखे हैं, इसमें एक और जिंदगी, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता और दूसरी कहानियाँ। कृष्णा सोपती स्त्री विमर्श, यौन चेतना की कहानियाँ। विष्णु प्रभाकर सामाजिक चेतना और समस्याओं की कहानियाँ। निर्मल वर्मा परिंदे, एक दिन का मेहमान, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कब्बे और काला पानी और दूसरी कहानियाँ। इस निर्मल वर्मा की कहानियों में परिंदे नाम के संग्रह में परिंदे की कहानी भी है और बीच भैंस में ये 2 कहानियाँ हैं जो बहुत विशिष्ट हैं। परिंदे एक ऐसे स्कूल की कहानी है जो कॉन्वेंट स्कूल है और बोर्डिंग स्कूल है, जहाँ पर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, लड़कियाँ हॉस्टल में रहती हैं।
पहाड़ी क्षेत्र में। और सर्दी के समय में जब वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो अवकाश हो जाता है, लड़कियाँ घर को चली जाती हैं और ज़्यादातर स्टाफ भी चला जाता है। कुछ स्टाफ के लोग हैं जो वहीं रहते हैं, वो नहीं जाते हैं इस कारण कि उनको जाना अच्छा नहीं लगता, इसके बजाय उनको जाने का कोई ठिकाना नहीं है। यहीं एक साथ और घटना घटती है कि कुछ परिंदे हैं, पक्षी हैं जो मौसम ठीक होने पर वह पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं और यहाँ पर सर्दी बढ़ने पर या अपने क्षेत्रों में जब सर्दी कम हो जाती है तो वापस लौट जाते हैं। और ये जो प्रोफेसर्स यहाँ रह जाते हैं वो ये सोचते हैं कि परिंदों को वर्ण की, चयन की कितनी स्वतंत्रता है और वह स्वतंत्रता उनको नसीब नहीं है। इसका मतलब है कि आज का आधुनिक मनुष्य परिंदों से भी गया गुजरा है, वह कितना अपने ही फैलाए हुए जालों में, परिस्थितियों में बंध गया है। ये आधुनिकता बोध इस कहानी से व्यक्त होता है। कमलेश्वर, कस्बे का आदमी, हम पेशा, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, राजा निर्बंसिया, एक अश्लील कहानी, नीली झील, जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की मूर्ति अंग्रेजों के समय लगाई गई और जब अंग्रेजी रानी भारत का दौरा करने आई उसी समय किसी असामाजिक तत्व ने जॉर्ज पंचम की नाक को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। प्रशासन के सामने दिक्कत आई कि रानी का जब दौरा होगा और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं होगी तो हमारी नाक तो कट जाएगी। तो शिल्पकारों को बुलाया गया कि किसी तरह से ये नाक जोड़ी जाए, दोबारा बनाई जाए, परंतु उस तरह का, उस किस्म का पत्थर मिला नहीं। एक शिल्पकार बहुत ही मेहनती और जिद्दी किस्म का था और हर जगह गया, हर खादान में गया, परंतु उस तरह का पत्थर ढूंढने में असफल रहा। तब उसने सारे प्रशासन को गुपचुप एक बात बताई कि ऐसा हो सकता है कि मीडिया में बात न जाए तो हम यहाँ जिंदा नाक लगा सकते हैं। जिंदा नाक लगा करके अपनी इज्जत बचाई जा सकती है। प्रशासन इस बात पे सहमत हो गया और एक जिंदा नाक वहाँ लगा देगी, परंतु जिंदा नाक सूख न जाए वहाँ पर एक आदमी केयर टेकर रख दिया गया जो पानी समय समय पर वहाँ पर छिड़काव करता रहे। इस प्रकार जॉर्ज पंचम की नाक तो बच गई और पूरे भारत के नाक कट गए। भीष्म साहनी, पहला पार्ट, भटकती हुई राख, चीफ की दावत, खून का रिश्ता, भाग्य रेखा, पटरियाँ, निशाचर, पाली, डायन। चीफ की दावत कहानी बहुत प्रसिद्ध रही है, आपने भी पढ़ी होगी। कोई चीफ किसी अपने छोटे अफसर के घर आता है तो चिंता होती है कि सारी व्यवस्थाएं तो ओके हैं, दुरुस्त हैं, परंतु जो बूढ़ी माँ है उसका क्या किया जाए। तो हम बूढ़ी माँ को मिलाएंगे ही नहीं। चीफ आता है तो न चाहते हुए भी माँ पर नज़र पड़ जाती है। माँ बैठी है, फुलकारी बुन रही है। फुलकारी को देखकर चीफ बहुत प्रसन्न होता है, माँ से बातें करने लग जाता है। पहले तो बेटे को ये बात अच्छी नहीं लगती, परंतु जब चीफ को प्रसन्न देखता है तो बेटे को भी अच्छा लगता है। जाते हुए चीफ कह जाता है कि मुझे भी ऐसी फुलकारी बनाकर भेजो। उसके बाद बेटा जिद करता है माँ से कि माँ फुलकारी बना और मेरे बॉस को, चीफ को भेजनी है। माँ कहती है मेरे को इन बूढ़ी आंखों से अब देखा नहीं जाता, उंगलियां काम नहीं करती है, फुलकारी का महीन काम मुझसे हो नहीं रहा है, परंतु बेटा उसके लिए जिद करता है। वही माँ जो चीफ के आने से पहले व्यर्थ की चीज़ थी, अब उसको बहुत कीमती लग रही है। ये सब मतलब के रिश्ते इसमें बताए गए। राजेंद्र यादव, जहालक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, एक कमजोर लड़की की कहानी और बाकी दूसरी कहानियाँ आपके स्क्रीन पर। जहालक्ष्मी कैद है एक नए हीरो की कहानी है जो पता लगता है कि कोई लड़की उसको इशारा करती है कि वो यहाँ से जिस कैद में है वहाँ से निकाल के ले जाए, परंतु नए युग का ये हीरो है, जैसा है यथास्थिति को बनाए रखता है, कोई काम नहीं करता है। लक्ष्मी जहाँ कैद थी वहीं कैद रहती है। काशीनाथ सिंह, लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमीनामा, नई तारीख, कल की फटेहाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी। ये सब संग्रह। हरिशंकर परिसाई, भोलाराम का जीव, निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन भरे। परिसाई जी हास्य और व्यंग्य की कहानियाँ लिखते हैं। हास्य एक अलग चीज़ है और व्यंग्य एक अलग चीज़ है। व्यंग्य जो है वह
जो पंक्ति या शब्द कहा जाता है उसका वही अर्थ न लेकर उसके गूढ़ार्थ लिए जाते हैं, देश काल और संदर्भ में उसके भिन्न भिन्न अर्थ लिए जाते हैं, यानी तीसरा अर्थ लिया जाना ही व्यंग्य कहलाता है। व्यंग्य का अर्थ केवल स्टायर नहीं है, केवल उपहास नहीं है। तो इस तरह से ये इनकी कहानियाँ हैं। भोलाराम का जीव है, लाल फीताशाही को, भ्रष्टाचार को बताती हुई ये कहानी बहुत पहले ही छोटी क्लासों में हमने पढ़ी है। अमृतलाल नागर, आदमी नहीं नहीं, पांचों दस्ता, एटम बम, एक दिल हजार अफसाने, लंगूर का बच्चा, शकीला की माँ, सती का दूसरा ब्याह, ओरडी सरकार, सूखी नदियाँ। धर्मवीर भारती की कहानियाँ आपके साथ स्क्रीन पर। रांगे राघव जो है उसमें उनकी कहानियों में आंचलिकता भी दिखती है। अमृत राय, अमरकांत, जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टर, ये दोनों ही कहानी संग्रह भी अच्छे और ये दो कहानियाँ भी बहुत अच्छी है। फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, ये आंचलिक कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। ज्ञान रंजन, फैंस के इधर उधर, पारिवारिक रिश्तों को लेकर बहुत ही अच्छी कहानी। पिता भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और पूरा कहानी संग्रह भी अच्छा है। मार्कंडेय, हंसा जाए अकेला, गुलरा के बाबा, महुए का पेड़ और बाकी कहानियाँ। शेखर जोशी, कोशिका घटवार, बदबू, दाजू कहते हैं बड़े भाई को। एक पहाड़ी लड़का मैदान में आकर चाय की दुकान पे बर्तन धोने और चाय पिलाने का काम करता है। वहीं एक अफसर चाय पीने आता है और पता लगता है ये भी पहाड़ी है, तो वो भावुकतावश, प्रेमवश उनको दाजू बोलता है। दाजू का अर्थ बड़े भाई साहब बोलने लग जाता है। और दाजू ये लाऊं, दाजू वो लाऊं, आपके लिए अखबार ला दूं, आपके लिए कपड़ा लगा दूं, आपके लिए ये कर दूं, वो कर दूं, उसको भी अच्छा लगता है। एक बार उसके मित्र लोग चाय पीने आए, तब भी वो दाजू दाजू बोल रहा था। मित्रों ने पूछा ये ऐसा क्यों बोल रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पहाड़ की तरफ का है। अगली बार जब वो अकेला आया तो उसने कहा सुनो, ये तुम दाजू दाजू क्या बोलते हो, मुझे सर कहा करो। लड़के को बहुत बुरा लगता है, लड़का निराश हो जाता है। उसके बाद से वह उसके टेबल पर आना बंद कर देता है। इसके बाद उसको लगता है आदमी को कि मैंने उसको ज़्यादा ही डांट दिया या कह दिया, अच्छा नहीं किया। और फिर एक दिन उसको बुलाता है, कि उसके नाम से बुलाता है कि इधर आना, क्या बात है। तो उसने कहा कोई बात नहीं है साहब, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कीजिए, और एक बात सुनिए, मेरा नाम ये नहीं है, मुझे लोग बॉय कहते हैं, बॉय, लड़का, मतलब बॉय से बुलाओ, जब आप साहब हो तो मैं भी बॉय हूँ, ऐसे कह करके चला जाता है। बाकी कहानियाँ और भी अच्छी। नौरंगी बीमार है, अच्छी कहानियाँ। मुक्तिबोध, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, विपात्र, शिव प्रसाद सिंह, आर पार की माला, कर्मनाशक के हार, इन्हें भी इंतजार है, मुद्दासराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िया, दूधनाथ सिंह, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सपाट चेहरे वाला आदमी। बाकी कहानियाँ आपके स्क्रीन पे। उदय प्रकाश आधुनिकता बोध के कहानीकार हैं और इनकी कहानियाँ नई दशा दिशा वाली कहानी है। आलोचकों ने इन पर बहुत बातें की हैं। पीली छतरी वाली लड़की, दरियाई घोड़ा, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, ये सभी कहानियाँ ऐसी हैं जिन पर बहुत चर्चाएं आलोचकों के बीच हुई है। इसी तरह से स्वयं प्रकाश की कहानियाँ भी इसी आधुनिकता बोध को, उत्तर आधुनिकता बोध को लेकर लिखी है। संजय का कामरेड का कोट भी बहुत ही चर्चित कहानी है। रघुवीर सहाय, गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, गिरिराज किशोर, रमेश चंद्र शाह, महीप सिंह, विवेक राय, इन सब की कहानियाँ आपके स्क्रीन पर आप देखिएगा। संजीव जो हैं वो जल, जंगल और ज़मीन, आदिवासी, इनको लेकर अपनी बात को कहने में उन सिद्धहस्त हैं। उनकी कहानियाँ भी अच्छी कहानियाँ। मिथिलेश्वर, इनकी कहानियाँ। बलराम बटरोही, ज्ञान प्रसाद, प्रकाश विवेक, असगर वजाहत की दिल्ली पहुंचना है, डेमोक्रेशिया, दोनों कहानियाँ बहुत अच्छी कहानी। जो अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो महिला कहानीकार है। वैसे तो कहानीकारों में हम स्त्री और पुरुष इस तरह का विभेद कर रहे हैं, वो ठीक ही नहीं है। कहानीकार मतलब
लिंग भेद से परे होता है। कहानीकार अपने आप में जो है वो दोनों लिंग से परे है। परंतु अभी एक कुछ वर्षों में एक बात चल पड़ी है कि महिला कहानीकारों को अलग से पढ़ा जाए। महिला कहानीकारों की या महिला लेखिकाओं की एक मांग है कि वो कहती हैं कि जैसे गर्भ धारण करना, मासिक धर्म आना, बलात्कार की स्थिति या ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिनका अनुभव जो स्त्री कर सकती है वह पुरुष कदापि नहीं कर सकता, और वह अनुभव यदि स्त्री वर्णन करेगी तो यथार्थ के नज़दीक जाएगा, सत्य के नज़दीक जाएगा। पुरुष उनका वर्णन करेगा तो वो कल्पित होगा और कल्पित वर्णन सत्य से कोसों दूर होगा। इसलिए महिला कुछ मामलों में विशिष्ट बनाई गई है और वो विशिष्ट वर्णन करने में सिद्धहस्त है। इसलिए महिला कहानीकार महिला कहानी स्त्री चेतना की कहानियाँ अलग से लिखेंगी और उनको अलग से ही लिखा और पढ़ा जाना चाहिए। तो महिला कहानीकारों की भी एक सूची है। सुभद्रा कुमारी चौहान, चंद्रकिरण सोनरेखा, शिवानी, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, ममता कालिया, दीप्ति खंडेलवाल, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, मंजुल भगत, मणिका मोहिनी, सूर्यबाला, मेहरुनिसा परवेज, इंदु बाली, मालती जोशी, कृष्णा अग्निहोत्री, मैत्री पुष्पा, नमिता शाह, गीतांजलि श्री, कमल कुमार, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, मधु कांकरिया, जया जादवानी। ये जो स्त्री कहानीकार थे, ये सारे के सारे कहानीकार जो हैं वो यौन चेतना पर, काम भावना पर, पारिवारिक संबंधों पर, स्त्री पुरुष संबंधों पर और इसके अलावा स्त्री की चिंताओं पर, जिसको स्त्री विमर्श कहा जाता है, स्त्री विमर्श और अन्य समस्याओं पर वो फोकस करते हैं, उन पे वर्णन करते हैं। स्त्री कहानीकार अलग से लिखने का अर्थ ये भी नहीं है कि वो दोयम दर्जे की हैं। बहुत सारी स्त्री कहानीकार हैं जो सामान्य मेन स्ट्रीम की जो कहानियाँ हैं उनके बराबर की या उनसे ऊंचे स्तर की कहानियाँ, परंतु एक चलन आ गया है कि उनको एक अलग तरह से पढ़ा जाए। स्त्री कहानी जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ अपने आप में विशिष्ट हैं और अपने आप में पूर्ण हैं, परंतु पुरुषों ने भी स्त्रियों के ऊपर बहुत अच्छा सा लिखा है और उनकी जो बातें हैं वो भी कहीं कम नहीं। आने वाले समय में हो सकता है कि यह भेद मिट भी जाए, परंतु अब तक जहाँ तक हमें पढ़ने की बात है हमको इन दोनों को अलग अलग तरह से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर एक पूरी टेबल आपको दी गई है और उनकी कहानियाँ, उनके कहानी संग्रह वर्ष के हिसाब से भी दिए गए हैं, आपको अध्ययन करना चाहिए। अगला एक कैटेगरी और हमने बना रखी है, वो है दलित कहानीकार। दलित कहानीकारों में भी यही बात है कि दलित का अर्थ सामान्यतः वो है जिसका दलन हुआ है, और दलन मतलब जैसे चना है और उसको जब दबाव डाला जाता है, पीसा जाता है तो दाल बन जाती है। दाल से ही दलन शब्द और दलन से ही दलित शब्द बना, मतलब जो दबा कुचला है वो दलित है। ये एक व्यापक परिभाषा होगी दबा कुचला। अब दबा कुचला किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, परंतु जिस वर्ग में जो दलित आते हैं उनको ये परिभाषा पसंद नहीं है। वो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जिसको जाति के आधार पर दलित बता के गए हैं और संविधान की अनुसूची में जो अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं या जनजाति वर्ग में आते हैं वही वास्तविक दलित हैं, क्योंकि जो सामाजिक रूप से जो दलित हैं परंतु जाति से दलित नहीं है वह अस्थायी स्थिति है, कभी भी उनकी स्थिति सुधर सकती है, परंतु जाति के आधार पर जिनका दलन हुआ है वो पैसे और प्रतिष्ठा में ऊंचे होने के बाद भी जाति से दलित हैं, इसके कारण उनको पीड़ा और समस्या शोषण सहना पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि दलित होना जातिगत व्यवस्था है। ये दलितों की एक परिभाषा। तो वो
उनका अर्थ है कि जाति में पैदा होने के बाद जो जो समस्याएं आती है वह दलित जाति के अलावा लोगों को महसूस नहीं होती, उन लेखकों को महसूस नहीं होती। इसके लिए दलित लेखक ही उन पीड़ाओं को ठीक से व्यक्त कर सकता है, इसलिए उनकी भी एक कैटेगरी, कहानियों की एक अलग वर्ग होना चाहिए। अब उन्होंने भी अपनी कहानियाँ शुरू कर दी। शुरुआत में जो दलित लेखकों ने कहानियाँ लिखी थी वो इतनी स्तरीय नहीं थी। महाराष्ट्र में मराठी की कहानियाँ और उपन्यास बहुत उच्च स्तर के थे और हिंदी में इतने स्तरीय नहीं थे, पर धीरे धीरे हिंदी में भी अब उच्च स्तर के कहानी और उपन्यास सामने आने लगे। यहाँ हम कुछ शुरुआती जो कहानी और उपन्यास जो थे वो उनको बता रहे हैं। हम केवल कहानियों की बात करेंगे। सतीश की कहानी वचनबद्ध 1975 में मुक्ति स्मारिका में छपी। मोहनदास नेमिष राय की कहानी सबसे बड़ा सुख 1978 में कथालोक में छपी और ओम प्रकाश वाल्मीकि की अंधे नगरी कहानी 1980 में निर्णायक भीम पत्रिका में छपी। इसके बाद हिंदी में कहानियों की शुरुआत दलित कहानियों की होगी, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय, सूरजपाल सिंह चौहान, सुशीला टाकभोरे, शिवराज सिंह बैचेन, जयप्रकाश करदम, अजय नावरिया, प्रेम कपाड़िया, रूपनारायण सोनकर, मनोज कुमार, रजत रानी मिन्नू, ये वो लोग हैं जिनकी कहानियाँ हम अच्छे से यहाँ सामने लिखी हैं और उनकी कहानियाँ हिंदी की मेन स्ट्रीम कहानियों को टक्कर देती हैं या उनके समकक्ष हैं। इनमें कहीं ऐसा नहीं है कि ये दोयम दर्जे की। और बाकी जो और दलित कहानीकार भी लिख रहे हैं उनकी कहानियाँ अभी और उनमें सुधार की गुंजाइश होगी। कहानी दलित कहानीकार होने से, बात करने से उनकी पीड़ा समाज तक जाती है और समाज को सुधरने का मौका भी मिलता है। परंतु यहाँ एक समस्या ये आती है कि वर्ग में कहानी बंट जाने से ये दिक्कत आती है कि उसको पाठक पूरा वर्ग नहीं मिलता है। अगर ये दिक्कत आती है कि दलित की कहानी को अगर दूसरा वर्ग ये सोच कर कि मुझे इससे क्या लेना, मैं नहीं पढ़ूंगा, तब वो एक सीमित पाठक तक ही रह जाएगी, तब इसकी दिक्कत आने वाली है। अगर इस दिक्कतों को छोड़ दें और सभी लोग सहज भाव से इन कहानियों का अवगाहन करें तो समाज में सुधरने की जो मंशा है, स्थिति है, वो बढ़ जाएगी। ये था कहानी की विकास यात्रा। कहानी अभी इसमें कहानी में बहुत सारी संभावनाएं और हैं। कहानी नित्य नई प्रगति करे जा रही है। कई आंदोलन कहानी के आगे हैं और आगे आने वाली है। कहानी एक ऐसी विधा है जो मनोरंजन करती हुई छोटे रूप में होते हुए भी आगे बढ़ती जा रही है। कहानी का इतिहास और भविष्य उज्ज्वल है। नमस्कार।